Hello students, the topic for this video is Venn diagram. Okay, सबसे पहले basics of Venn diagram में I'll give you an idea about the Venn diagram which relates 2 or 3 categories. 2 या 3 categories या 4 categories को relate करते हुए Venn diagram कैसे बनता है. For example, if I want to relate something like teacher, student and male, ये 3 categories हैं जिनके बीच में मुझे Venn diagram create करना है. अभी नंबर्स नहीं दिए हैं यहाँ पे कि कितने टीचर, कितने स्टूडेंट, कितने मेल, वो नहीं दिया है. ठीक है, वो अभी नेक्स्ट लेवल होगा. पहले सिंपली हमें इन तीनों को रिलेट करना है. तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक टीचर कभी स्टूडेंट नहीं हो सकता. I mean, कभी नहीं, एक टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्टूडेंट अलग होगा और टीचर अलग होगा. ठीक है, स्टूडेंट इज डिफरेंट, टीचर इज डिफरेंट. तो अगर मैं टीचर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और टीचर से अलग रखना पड़ेगा. ठीक है, टीचर और स्टूडेंट में ज़रा भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. आई होप कि ये आइडिया है तुम्हें थोड़ा सा वेन डायग्राम्स का. और अगर मुझे मेल को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो देखो, टीचर जो है वो मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. स्टूडेंट भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. और मेल, दुनिया में ऐसे भी मेल्स हैं जो ना टीचर है ना स्टूडेंट है, उनके अलावा भी मेल्स हैं. तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो मेल वाले सर्कल का कुछ पार्ट जाएगा टीचर के अंदर, कुछ पार्ट जाएगा स्टूडेंट के अंदर और कुछ पार्ट रहेगा बाहर. तो इस तरह से टीचर, स्टूडेंट और मेल को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है, एक और करते हैं इसी टाइप का. डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर एंड फीमेल. ठीक है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर और फीमेल. अब सबसे पहले वो डेटा देखा करो जो अलग अलग रखना है, बिल्कुल, जो जिनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता. अब फीमेल तो इंजीनियर हो सकती हैं, फीमेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, सब हो सकती हैं फीमेल. लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हो सकते एक ही इंसान. ठीक है, एक टाइम पे एक इंसान डॉक्टर और इंजीनियर दोनों नहीं हो सकता. ठीक है, जनरलाइज्ड तरीके में. ठीक है, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा कि एक इंसान डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है. लेकिन हम जो बात करते हैं वेन डायग्राम्स की, वो जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं. जनरली, नॉर्मली आपको डॉक्टर अलग मिलेंगे, इंजीनियर अलग मिलेंगे. तो मैं डॉक्टर का सर्कल ऐसे बना सकता हूँ, इंजीनियर का सर्कल ऐसे बना सकता हूँ. ठीक है, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया ये हो गया इंजीनियर. व्हाट अबाउट डेंटिस्ट? तो जो भी डेंटिस्ट होते हैं वो डॉक्टर तो होते ही हैं ना. जो डेंटिस्ट होते हैं वो डॉक्टर तो होते ही हैं. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जितने भी डेंटिस्ट हैं वो सारे के सारे डॉक्टर के सर्कल के अंदर आएंगे? तो ये हो गए, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया डेंटिस्ट का. ठीक है, अब फीमेल का सर्कल. अब देखो, कुछ इंजीनियर फीमेल हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकती हैं, कुछ डेंटिस्ट भी फीमेल हो सकती हैं, बिल्कुल. और कुछ ऐसी फीमेल्स भी हो सकती हैं जो ना डॉक्टर हैं ना इंजीनियर हैं. ठीक है, तो फीमेल का सर्कल कुछ ऐसे जाएगा कि उसका कुछ पार्ट डेंटिस्ट में, डॉक्टर में, कुछ पार्ट इंजीनियर में और कुछ पार्ट बाहर. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर और फीमेल का. ठीक है. इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, ह्यूमन, ट्रीज एंड एनिमल्स. ठीक है, 1 मिनट लेना, इसको ट्राई करना, फिर उसके बाद वीडियो आगे देखना. तो लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, ह्यूमन, ट्रीज एंड एनिमल. तो सबसे पहले अलग अलग रखने वाली चीजें होंगी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग. इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, ये मैंने 2 सर्कल्स बना दिए. लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग. ठीक है, अब रह गया ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल. अब इसमें से भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रीज और एनिमल्स बिल्कुल अलग अलग होंगे. ठीक है, ट्रीज और एनिमल्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा. तो ये हो गया ट्रीज का सर्कल, ये हो गया एनिमल्स का सर्कल. ठीक है, और याद रखना, ह्यूमन, सारे के सारे ह्यूमन एनिमल में आते हैं. ठीक है, सारे ह्यूमन एनिमल में ही आते हैं. तो ह्यूमन वुड बी इनसाइड दिस. ठीक है, तो नॉन लिविंग बीइंग एकदम अलग हो गया, लिविंग बीइंग यहाँ हो गया.
ट्रीज एनिमल, एंड एनिमल के अंदर ह्यूमन भी। तो सारे के सारे ह्यूमन जो हैं वो एनिमल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा पूरा डायग्राम इन 5 कैटेगरीज का। तो इस तरह से ये होते हैं जनरलाइज्ड वेन डायग्राम, जिसमें कि आपको नंबर नहीं दिया होता है, कितने ह्यूमन कितने एनिमल वो नहीं दिया अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर बेस्ड क्वांट बेस्ड वेन डायग्राम पे। तो क्वांट बेस्ड वेन डायग्राम में मैं मतलब मेजरली 2 तरह के वेन डायग्राम्स चलते हैं। पहला 2 कैटेगरी में, दूसरा 3 कैटेगरी में। तो सपोज ये एक वेन डायग्राम है जो मैंने बनाया है इंग्लिश और हिंदी के बीच में। ये जो बॉक्स है उसके अंदर, ये बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पहली चीज़, ये बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल जनता आएगी। यूनिवर्सल जनता से मेरा मतलब है कि जितनी भी जनता पॉसिबल है, जितने भी लोग पॉसिबल हैं वो मैं इसमें भरूंगा। और इंग्लिश समझने वाले, बोलने वाले, इस ये सर्कल है उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हिंदी बोलने वाले दूसरे वाले सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान के चलो कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन पे ये वेन डायग्राम बनाया जा रहा है। उनमें से इंग्लिश बोलने वाले इस सर्कल में आएंगे, हिंदी बोलने वाले उस सर्कल में आएंगे, और दोनों भाषा बोलने वाले ये बीच में आएंगे, दोनों भाषा बोलने वाले बीच में आएंगे। और इसके अलावा जो कुछ इन दोनों में से कुछ नहीं बोलते, कोई और ही भाषा बोलते हैं या नहीं बोलते, जो भी है, इन दोनों हमें इंग्लिश और हिंदी मैटर कर रहा है। इंग्लिश और हिंदी अगर कोई नहीं जानता है तो वो यहाँ पे आएगा, इस सर्कल के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। याद रखना, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हर चीज़ आएगी, कुछ भी यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं होगा। जो स्क्वायर है वो यूनिवर्सल सेट है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के बाहर कुछ नहीं होगा। तो इंडिया की सारी जनता मैंने यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे लगा दी। ओके, अब यहाँ पे ना, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे रीजन कितने हैं, यहाँ पे रीजन्स कितने हैं, ठीक है। तो रीजन्स होते हैं कि जिनके बीच में कोई भी लाइन नहीं जा रही हो। मतलब दिस इज अ रीजन, ठीक है, दिस इज अ रीजन, दिस इज अ रीजन, है ना, एंड ये जो बाहर वाला है ये भी पूरा एक रीजन है। तो यहाँ पे 4 रीजन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो वाला रीजन नहीं है, एस वाला रीजन नहीं है, ये है रीजन्स, ठीक है, RIGIONS वाला। तो अगर मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं, इंग्लिश इधर हिंदी इधर, तो सबसे पहले तो इसमें 4 रीजन्स नजर आ रहे हैं। मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ABCD में। तो A है जो इसके अंदर आ रहा है। अब वो मैं तुमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना। अब ABCD मैंने 4 रीजन्स यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। मुझे बताओ कि इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने होंगे। अगर A नंबर ऑफ पीपल इधर भरे हुए हैं, B नंबर ऑफ पीपल इधर भरे हुए हैं, C नंबर ऑफ पीपल इधर, और D नंबर ऑफ पीपल बाहर, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे? इंग्लिश बोलने वाले होंगे A + B, ठीक है। याद रखना, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश B वाले जो लोग हैं उनको भी तो इंग्लिश आती है ना, तो इंग्लिश बोलने वाले A + B हो गए। हिंदी बोलने वाले, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछता हूं तो हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे B + C, ठीक है, ये समझ आया। अब मैं पूछता हूं ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, मतलब इसका मतलब यह है कि हिंदी और इंग्लिश में से सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग, वो हो जाएगा A। फिर आता है ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, तो वो हो जाएगा C, ठीक है। नो लैंग्वेज, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले, वो हो जाएगा D, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं एग्जैक्टली एक लैंग्वेज बोलने वाले, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बोलने वाले, तो तुम कहोगे A + C, ठीक है। A वो है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, C वो है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नॉट E, इंग्लिश ना बोलने वाले लोग, इंग्लिश ना बोलने वाले लोग हो गए C + D,
ठीक है, ए प्लस बी तो बोलते हैं, सी प्लस डी नहीं बोलते हैं, ठीक है। नॉट हिंदी, हिंदी ना बोलने वाले लोग ए प्लस डी, ठीक है। आई होप इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप जाने की तो ज़रूरत है नहीं, इजी दिख रहे हैं सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद है एट लीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तो कम से कम एक लैंग्वेज जानते हो इंग्लिश और हिंदी में से, ठीक है। मैं और कोई लैंग्वेज की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में, मैं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में से बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज जानने वाले लोग हो गए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको यूनियन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश यूनियन हिंदी भी कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। फिर अगर मैं बोलता हूँ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज जानने वाले लोग, तो ये हो जाता है इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी विच इज़ कॉल्ड बी, ठीक है। ईजी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ कि एट मोस्ट वन लैंग्वेज जानने वाले लोग, एट मोस्ट वन लैंग्वेज जानने वाले लोग, तो एट मोस्ट वन लैंग्वेज जानने वाले का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लैंग्वेज जानते हो, तो या तो एक जानते हो या एक भी नहीं जानते हो, दोनों चलेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है। बस यही होता है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जब वेन डायग्राम दो वेरिएबल पे बनता है, दो कैटेगरी पे बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीन कैटेगरी वाले वेन डायग्राम पे, इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और ये इंग्लिश जानने वाले लोग, ये हिंदी जानने वाले लोग, और ये सपोज मराठी जानने वाले लोग, ठीक है। इंग्लिश जानने वाले लोग, हिंदी जानने वाले लोग और मराठी जानने वाले लोग, ऐसा कुछ है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा इसमें कि रीजन्स कितने हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उसी के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन शुड बी कि रीजन्स कितने हैं। रीजन्स हैं यहाँ पे, अगर मैं नेमिंग करूँ तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो 8 रीजन्स हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक नहीं लिख रहा हूँ मैं, थोड़े एडवांस ही लिखूंगा, बेसिक मैं ऐसे ही बस बोल के बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि इंग्लिश जानने वाले लोग, इंग्लिश जानने वाले लोग, तो दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, है ना। अगर मैं पूछता हूँ हिंदी जानने वाले लोग, तो वैसे ही बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस एफ हो जाएगा, और मराठी जानने वाले लोग डी ई एफ एंड जी को कंबाइन करके मिलेंगे। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल लैंग्वेज जानने वाले लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश जानने वाले लोग, ओनली इंग्लिश, तो वो हो जाएगा ए, ठीक है। ईजी है ना ये अभी तक। फिर मैं पूछता हूँ ओनली हिंदी जानने वाले लोग, वो हो जाएगा सी, एंड ओनली मराठी वाले लोग हो जाएगा जी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक एक जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस कैटेगरी का एक एक ही आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि कम से कम एक लैंग्वेज जानने वाले लोग, एटलीस्ट वन लैंग्वेज जानने वाले लोग, तो क्या आएगा? तो आएगा एच छोड़ के बाकी सारे, है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ए बी सी डी ई एफ, आई थिंक जी भी होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन लैंग्वेज जानने वाले लोग, ए बी सी डी ई एफ जी, सबका एडिशन। ओके, उसके बाद अगर मैं पूछता हूं एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले लोग, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले लोग में या तो सिर्फ सिर्फ इंग्लिश जान रहे हो, या तो सिर्फ हिंदी जान रहे हो, या तो सिर्फ मराठी जान रहे हो, तो दैट वुड बी गिवन बाय ए प्लस सी प्लस जी, ठीक है। ओके, देन वी हैव समथिंग लाइक एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट पे जाने से पहले ऑल 3 लैंग्वेज जानने वाले लोग,
ऑल 3 लैंग्वेज जानने वाले लोग हो जाएंगे ई। ठीक है, आई होप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं रिजल्ट्स बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज जानने वाले लोग, 2 लैंग्वेज जानने वाले लोग, ठीक है, तो कम से कम 2 सर्कल्स के पार्ट होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे B प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, B प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ओके, उसके बाद आता है एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जानने वाले लोग। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज मतलब अब इनमें से मुझे वो हटाना पड़ेगा जो 3 लैंग्वेज जानते हैं। सिंपल, B प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये हो गए एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जानने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा आता है कि इंग्लिश ना जानने वाले लोग, इंग्लिश ना जानने वाले लोग, तो इंग्लिश के सर्कल के बाहर जो भी डेटा लिखा है वो इंग्लिश ना जानने वाले लोग हो गए। वो हो जाएगा C प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, इंग्लिश ना जानने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद हिंदी ना जानने वाले लोग, हिंदी के सर्कल के बाहर A प्लस बी प्लस सी प्लस एच ऐसे करके हो जाएगा। नहीं, ये तो मराठी ना जानने वाले लोग हैं। हिंदी ना जानने वाले लोग वुड भी A प्लस बी डी प्लस जी प्लस एच ऐसे करके। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा कि एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज ना जानने वाले लोग, इसको नॉट कैसे लिखूं, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज नॉट नोन, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज ना जानने वाले लोग। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको पॉजिटिव करके भी समझ सकते हैं। एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज ना जानने वाले लोग मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी में से तुम्हें एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं क्या समझूंगा इससे? इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हें बाकी दोनों लैंग्वेज आती हैं। अगर मैं बोलता हूं एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज आती हैं। और एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज आती हैं का मतलब कि एग्जैक्टली 2 वाला आंसर हो जाएगा ये, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। ये भी होगा B प्लस डी प्लस एफ। यही तो वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज नहीं जानते हैं। ना तो वो 2 लैंग्वेज नहीं जानते, ना तो वो 3 लैंग्वेज नहीं जानते, ना तो वो सारी लैंग्वेज जानते हैं, वो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर मैं ऐसा कुछ पूछता हूं कि इंग्लिश जानने वाले लेकिन हिंदी ना जानने वाले लोग, समझना कोई भी ऐसे 2 वेरिएबल दिए जा सकते हैं कि इंग्लिश जानने वाले लेकिन हिंदी ना जानने वाले लोग, तो इंग्लिश के सर्कल के तो अंदर होने चाहिए, हिंदी के सर्कल के बाहर होने चाहिए, तो A और D, ये हो गया A प्लस डी। इंग्लिश जानने वाले और हिंदी ना जानने वाले लोग A प्लस डी। ठीक है, ओके, उसके बाद और भी कुछ ऐसे बन जाता है। नॉट वाले कर लिए हमने, हाँ कर लिए, आई थिंक दैट्स इट, है ना, इतना ही काफ़ी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ आए कि इंग्लिश भी ना जानने वाले और हिंदी भी ना जानने वाले लोग, या हिंदी की जगह मराठी कर लेते हैं, इंग्लिश भी ना जानने वाले और मराठी भी ना जानने वाले लोग, तो वो हो जाएंगे जो इंग्लिश के सर्कल के भी अंदर नहीं हो, मराठी के सर्कल के भी अंदर नहीं हो, तो ये C और H, दिस विल बी C प्लस H। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये हो गया वेन डायग्राम इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरे चीज़ें सब समझ आ गई हैं। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। 2 वेन डायग्राम पे भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल पे भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम 2 पे करेंगे, कुछ 3 पे करेंगे। ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस।